स्टूडेंट एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 6th नंबर के चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए अपने के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने एक रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाया है और इससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसको डिटेल से भी अपन देखने वाले हैं। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। तो देखिए फिंगरप्रिंटिंग इसका नाम क्यों है, तो इसलिए ये है कि जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं अंगूठे या अंगुलियों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। उसी तरह से डीएनए में भी ऐसे कुछ अनुक्रम सीक्वेंस होते हैं जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं और उन्हीं के द्वारा हम दो व्यक्तियों में आइडेंटिफिकेशन या पहचान करने का काम करते हैं या हम उससे उसके जो पहचान है या जनकों का पता लगाने में उसका उपयोग करेंगे। देखिए हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो प्रोसेस हम पढ़ते हैं। देखिए हम पहले लेते हैं डीएनए सैंपल या डीएनए का नमूना। अब ये डीएनए का नमूना हम जैसे जो क्राइम स्थल होता है या जिस जगह से अपन को डीएनए मिलता है वो वहाँ से वो डीएनए सैंपल ले लेते हैं। अब सैंपल के रूप में वहाँ पर त्वचा का कोई अंश हो सकता है या बाल हो सकता है या रक्त के धब्बे मिल जाते हैं या हड्डी या पसीना या लार या वीर्य जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं। तो ये इनमें से कोई भी सैंपल के रूप में हम उपयोग में ले सकते हैं। तो ये जो इनमें से कोई भी सैंपल अपन को मिल गया, अब उस सैंपल में से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए यानी डीएनए का निष्कर्षण करेंगे, यानी इस सैंपल से डीएनए को निकाल लेंगे, यानी नमूने या सैंपल से डीएनए को निकाल लेंगे। जैसे हमने ये डीएनए निकाल लिया है, अब क्या करने वाले हैं, अब ये जो हमने डीएनए निकाल लिया है उस डीएनए का हम डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको हम आणविक कैंचिया भी कहते हैं। ये डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं। इन डीएनए को काटने वाले एंजाइमों की सहायता से हम डीएनए के छोटे छोटे पीस कर लेंगे, उसके टुकड़े कर लेंगे। तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन कर लेंगे। अब जैसे ही ये अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम देंगे, ये डीएनए को अंदरूनी भागों से कट लगाएगा और कट लगाने से डीएनए के अलग अलग लंबाई के खंड बन जाएंगे। जैसे ये डीएनए था और हमने इसके अलग अलग ये लंबाई के टुकड़े बना लिए, कुछ छोटा टुकड़े बन गए, कुछ लंबे, कुछ उससे ज़्यादा लंबे, इस तरह से अलग अलग लंबाई के खंड बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन खंडों को लेकर एक टेक्निक काम में लेंगे अपन जिसको अपन कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इसमें एक जेल होती है, एक एगारोस जेल होती है और उसमें इलेक्ट्रो यानी विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो जेल ले लेते हैं और जेल के अंदर ये डीएनए को डाल देते हैं, फिर विद्युत धारा एनोड और कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोड बनाकर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम जानते हैं कि डीएनए एक ऋणावेशित अणु होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने ये टेक्निक ले ली, यहाँ पर हमने इस डीएनए को लोड कर दिया, जो कटे हुए डीएनए थे वहाँ पर हमने इसमें डाल दिया। ये जो कुएं हैं इन कुओं के अंदर हमने डीएनए को भर दिया। अब इसमें इसके अंदर होता है जेल, इसके अंदर होता है जेल। अब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कैथोड से एनोड के रूप में अपन जैसे प्लस और माइनस से दो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और अब इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि जो डीएनए के जो खंड होते हैं वो जो धन इलेक्ट्रोड है प्लस वाला उसकी तरफ मूव करेंगे, गति करेंगे, रन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तेज चलेगा जो सबसे छोटा टुकड़ा है, फिर उससे कम गति करेगा, रन करेगा उससे लंबा, यानी सबसे लंबा जो खंड होगा वो सबसे पीछे की तरफ रह जाएगा और सबसे छोटा जो खंड होगा वो सबसे आगे यानी सबसे तेज गति से रन करेगा प्लस या धन इलेक्ट्रोड की ओर। तो इस तरह से हमने सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से देखिए ये अलग अलग खंड इसके हमने इनके खंडों को अलग अलग कर लिया है लंबाई के आधार पर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है कि हम डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के हिसाब से अलग अलग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमने अलग अलग लंबाई के खंड इस जेल के अंदर प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, इस जेल युक्त डीएनए को हम क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे इनका। तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए का विकृतीकरण करेंगे।
विकृतीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम इन डीएनए को जो अभी द्विरज्जुकी है इनको या तो हीट देंगे, इनको गर्म करेंगे, या NaOH जो क्षार होता है उसके साथ इसका उपचार करेंगे, उसमें डुबोएंगे तो देखेंगे कि इनके हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और ये जो द्विरज्जुकी डीएनए होता है ये एक रज्जुकी डीएनए में चेंज हो जाता है। तो देखिए ये द्विरज्जुकी डीएनए है, अभी वो एक रज्जुकी के अंदर चेंज हो चुका है, ये बीच में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट चुके हैं। तो इसे कहते हैं अपन डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या डीएनए का विकृतीकरण। तो अब हमने क्या किया है, जो डीएनए था उसका एक रज्जुकी खंड बना लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर लेंगे, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक हम मिलेंगे। साउथर्न देखिए कि एक साइंटिस्ट था, उनके नाम पर है। ब्लोटिंग करने का मतलब है उसको दूसरे फिल्टर पेपर पर या एक जो झिल्ली होती है उस पर उसको ट्रांसफर करना या ब्लोट करना। तो हम क्या करेंगे साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक में कि जो एक रज्जु के डीएनए खंड होते हैं उनको एक झिल्ली लेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली, उस पर स्थानांतरित कर देंगे या उनकी ब्लोटिंग कर देंगे, तो वो उस नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर चिपक जाएंगे, उस पर उसको वहाँ पर वो स्थानांतरित हो जाएंगे। कहने का मतलब है जेल से हम डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे ये नाइट्रोसेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पर हमने इन खंडों को ट्रांसफर कर दिया है, एक रज्जुकी को, डीएनए खंडों को। अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वीएनटीआर प्रोब होता है। वीएनटीआर प्रोब ये क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के डीएनए के एक रज्जुकी खंड होते हैं ये वीएनटीआर, और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 युक्त होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव किरणें ये निकालेंगे। तो ये जो एक रज्जुकी खंड हमने डीएनए लिए हैं इनको इस वीएनटीआर के प्रोब में डुबो देंगे। तो क्या होगा कि ये भी एक रज्जुकी और वीएनटीआर भी एक रज्जुकी, तो जहाँ जहाँ ये डीएनए के एक रज्जुकी खंड है वहाँ पर इसका पूरक जो वीएनटीआर होगा वो इससे यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर इसके साथ इसको वापस द्विरज्जुकी कर देगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन विथ वीएनटीआर प्रोब, यानी वीएनटीआर प्रोब के साथ इसका संकरण करवाएंगे, यानी उसमें डुबोएंगे। तो क्या होगा, रेडियो एक्टिव जो वीएनटीआर होते हैं वो इसके साथ, देखिए जो एक रज्जुकी डीएनए था उसके सब के साथ ये वीएनटीआर प्रोब है वो इसके साथ अटैच हो चुके हैं। अब जहाँ जहाँ पर वीएनटीआर प्रोब है हम क्या करेंगे, उसकी रेडियोग्राफी करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी का हम करेंगे तो क्या होगा कि इसके सामने एक हम एक्सरे फिल्म रखेंगे, तो इसमें जो प्रोब होंगे इस प्रोब से जो विकिरण निकलेगी रेडियो एक्टिव रेडिएशन, उसके द्वारा उस फिल्म पर ऐसे पट्टियां बन जाएगी, बैंड्स बन जाएंगे। तो वेरियस टाइप के बैंड अपन को प्राप्त हो जाएंगे, इस तरह के बैंड प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वीएनटीआर के कारण ये हमें बैंड प्राप्त हो गए, बस यही एक फिंगरप्रिंट है। अब क्या करेंगे, अपने संदिग्ध व्यक्ति का डीएनए ले लेंगे और उसी प्रक्रिया से हम इसका फिर से डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और अगर ये जो डीएनए का जो बैंड है, अगर जिसका हमने सस्पेक्ट व्यक्ति का जो डीएनए लिया उसमें मैच खा जाता है या मैच करता है, मिलान करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये डीएनए उसी व्यक्ति का है। तो इस तरह से हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रोसेस को काम में लेते हैं। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। देखिए ये है अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ तक हो गया। और फिर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीनेचुरेशन हमने कर दिया है, और फिर हम साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक लेकर हमने ऑटो रेडियोग्राफी करके हमने विभिन्न तरह के बैंड्स प्राप्त कर लिए हैं। तो ये जो हमने नमूना लिया था, जिस जगह से अपन को प्राप्त हुआ था उसके वैसे बैंड हमने प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, संदिग्ध व्यक्तियों के 1, 2, 4 जितने भी व्यक्ति होंगे उनके सबके डीएनए ले लेंगे, और इसी प्रक्रिया से फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस पूरी करेंगे और इसी बैंड से उसका मिलान कर लेंगे। तो अगर जिसका भी मिलान करता है, मैच होता है, तो वो उससे सिद्ध हो जाता है कि वो डीएनए उसी व्यक्ति का होता है। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। अब हम इसको पूरा देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, अपने लिखकर इसको रखा है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट को हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका एक नाम और है जिसको डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं या डीएनए
प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो इसके कई नाम और भी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो सबसे नॉर्मल जो वर्ड काम ले जाता है वो अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जो प्रारंभिक विकास था वो ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हुए हैं, एलेक जेफरीज। उन्होंने 1984 में इसका विकास किया। तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो विकास करने वाले वैज्ञानिक थे वो एलेक जेफरीज थे और इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मिनी सैटेलाइट डीएनए खंडों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। तो हमने मिनी सैटेलाइट पढ़े हैं कि ये 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइडों के बने हुए खंड होते हैं और ये अलग अलग व्यक्तियों में बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग संख्या में रिपीट होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, वीएनटीआर। तो जो मिनी सैटेलाइट डीएनए खंड होते हैं वो एक विशिष्ट पैटर्न होता है हर व्यक्ति में, जो वीएनटीआर के रूप में होता है। वीएनटीआर का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो ये बार बार रिपीट होकर किसी व्यक्ति में 10 बार रिपीट होंगे, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, किसी में 200 बार, किसी में 1000 बार। तो अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं। अर्थात मिनी सैटेलाइट डीएनए खंडों की पुनरावृत्ति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। बस यही बात क्या करती है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित करती है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए उपयोगी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्राय वीएनटीआर का ही विश्लेषण किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने की एक विश्वसनीय तकनीक है। तो दो व्यक्तियों के डीएनए की हम तुलना कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण क्या होते हैं। तो चरण हमने वैसे चित्र की सहायता से देखा था, फिर भी अपन देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम व्यक्ति के शरीर की सेल्स या टिश्यू जैसे त्वचा या रक्त के धब्बों से, बाल की जड़ से, हड्डी से, पसीना, लार, शुक्राणु यानी जो वीर्य होता है उसके धब्बों से डीएनए को पृथक करके शुद्ध किया जाता है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना ये एक एविडेंस छोड़ता है कि या तो वहाँ पर त्वचा का कोई अंश होगा, या रक्त का धब्बा होगा, या कोई बाल वहाँ पर रह जाएगा, या कोई हड्डी, मरे व्यक्ति की हड्डी होती है, या उसका पसीना, लार, शुक्राणु, वीर्य, कहीं से भी डीएनए को सैंपल के रूप में काम में लिया जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस डीएनए को हमने शुद्ध कर लिया। शुद्ध का मतलब है पृथक कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस डीएनए को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से काटकर उसके अलग अलग लंबाई के डीएनए खंड बना लिए जाते हैं, जिसे RFLP कहते हैं। ये जो हमने अलग अलग लंबाई के जो खंड बनाए हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, RFLP। RFLP का मतलब है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपता, यानी अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त होना। डीएनए के अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त हो जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, RFLP। तो RFLP हमें किसे प्राप्त हुआ, जब हमने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम से उपचारित किया, तब ये हमें अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त हो गए। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए हम अब क्या करेंगे कि अब इन अलग अलग लंबाई वाले डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा लंबाई के हिसाब से पृथक्करण किया जाता है। तो जो डीएनए के जो अलग अलग लंबाई के जो खंड हैं उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में लेकर अलग अलग लंबाई अपन उसको पृथक्करण कर लेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा होगा वो बहुत तेजी से रन करेगा और उससे बड़ा होगा वो धीरे करेगा, सबसे लंबा वाला खंड सबसे कम रन करेगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग लंबाई के डीएनए खंडों को अलग अलग कर लिया है। इस विधि में डीएनए खंडों को जेल में रखकर फिर विद्युत प्रवाह द्वारा पृथक्करण किया जाता है। डीएनए ऋणावेशित होता है, अतः डीएनए का जितना छोटा खंड होता है उतनी ही तेजी से धनात्मक ध्रुव यानी प्लस की ओर गति करता है। जैसे हमने ये डीएनए ले लिए तो ये अपन देखेंगे कि ये धन ध्रुव की तरफ होता है, प्लस उसकी तरफ ज़्यादा गति करेगा। जैसे सबसे छोटा खंड है वो सबसे तेज गति करेगा, फिर इस तरह से सबसे बड़ा खंड है वो सबसे पीछे रह जाएगा, सबसे छोटा खंड सबसे आगे गति करेगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग लंबाई के खंड प्राप्त कर लिए हैं। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब जेल में
आकार के अनुसार अलग अलग हो चुके डीएनए खंडों को NaOH के घोल में या उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो NaOH के घोल में डुबोया जाता है, जिससे द्विरज्जुकी डीएनए एक रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए खंडों में बदल जाते हैं। तो जैसे हमने इन डीएनए को NaOH के घोल में रखा है, इसके देखिए एक रज्जु की डीएनए खंड अपन को प्राप्त हो गए हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे हम इस जो ये एक रज्जु की डीएनए अपन इनको द्विरज्जुकी को एक एक रज्जु की डीएनए में खंड में तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, डीएनए का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण कहते हैं। तो हीट देकर या उष्मा देकर या अपन NaOH का घोल में डुबोकर इसको प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जेल से एक रज्जु की डीएनए खंडों को संश्लेषित झिल्ली होती है एक, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को साउथर्न ब्लोटिंग कहते हैं। साउथर्न नामक वैज्ञानिक इसको बताया था, इसलिए इसको साउथर्न ब्लोटिंग कहते हैं। यानी एक रज्जु की डीएनए खंडों को हमने क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज या अब नायलॉन झिल्ली पर इनको ट्रांसफर कर लिया। डीएनए खंड इस झिल्ली पर बंध कर स्थिर हो जाते हैं, यानी नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर अब वो चिपक गए हैं, वहां पर बंध गए हैं। अब इसके बाद में क्या करने वाले हैं, अब इन जो एक रज्जु की डीएनए खंड है, इनको डीएनए खंडों को चिन्हित VNTR प्रोब द्वारा संकरण करवाया जाता है। अर्थात चिन्हित VNTR प्रोब अलग अलग लंबाई के रेडियो एक्टिव P32 युक्त एक रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के खंड ही होते हैं। ये एक रज्जु की VNTR प्रोब सैंपल डीएनए के एक रज्जु की डीएनए खंडों में से अपने पूरक रज्जु से जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये भी एक रज्जु की और हमने डीएनए को भी एक रज्जु की कर लिया, तो ये जैसे ही प्रोब में डुबोएंगे तो क्या होगा, ये VNTR प्रोब अपने पूरक डीएनए के खंड के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। इन रेडियोएक्टिव प्रोब के कारण सैंपल डीएनए के विशेष खंडों की पहचान की जाती है। तो जो हमने ये प्रोब लिया ना, इन्हीं प्रोबों के कारण हमें जो डीएनए के खंड होते हैं उनकी पहचान करने में मदद मिल जाती है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसकी रेडियोग्राफी कर लेंगे। इसके बाद रेडियोएक्टिव प्रोब युक्त डीएनए खंडों की ऑटो रेडियोग्राफी करके एक्सरे फिल्म पर चित्रात्मक रूप से डीएनए खंडों का प्रदर्शन किया जाता है। कैसे, एक्सरे फिल्म होगी, उसके सामने रखेंगे तो वहां से जो रेडियोएक्टिव विकिरण निकलेगी उसके द्वारा उस फिल्म पर पट्टियां बन जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की पट्टियां दिखाई देती है जो एक व्यक्ति के विशिष्ट डीएनए प्रारूप को प्रदर्शित करती है। जैसे इस तरह की हमें पट्टियां दिखाई दे जाएगी। तो ये जो पट्टियां हैं ये एक व्यक्ति में किसी भी कोशिका का उसका डीएनए ले लेंगे तो समान आएगी, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों में ये पट्टियां अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होती है। ये इसका कारण है VNTR, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति में जो रिपीट डीएनए का जो पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है उसकी पुनरावृत्ति अलग अलग संख्या में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अब देखिए हमने वो पट्टियां प्राप्त कर ली। अब ये जो पट्टियां होती है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, यानी दो व्यक्तियों की ये पट्टियां कभी भी समान नहीं होती है। अर्थात किन्हीं दो व्यक्तियों में ये पट्टियां समान नहीं होती है, इसीलिए अपन दो व्यक्तियों के डीएनए के द्वारा तुलना कर लेते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक युग्मनज समरूपी जुड़वां व्यक्तियों में ये समान होती है। एक युग्मनज का मतलब है एक युग्मनज बना और उसके फिर दो टुकड़े हो गए और उनसे दो संतान उत्पन्न हुई, तो ये जुड़वा है दोनों एक युग्मनज से। तो इसका मतलब है इसमें जरूर ये जो पट्टियां मिलती है ये पट्टियां समान होती है। इसका मतलब है हम एक युग्मज जुड़वा बच्चों में डीएनए द्वारा उनकी पहचान अलग अलग नहीं कर पाते हैं। अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक युग्मज समरूपी जुड़वा व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती। तो ये अपवाद है, केवल एक युग्मनज से जो बने हुए जुड़वा होते हैं उनके अंदर ये टेक्निक काम नहीं करती है। अब देखते हैं इसके उपयोग। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के क्या उपयोग हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला उपयोग है, देखिए इसका उपयोग आपराधिक मामलों को सुलझाने में व्यापक स्तर पर होता है, अर्थात अपराध विज्ञान फोरेंसिक साइंस के अंदर। देखिए किसी भी तरह का कोई अपराध हो जाता है
तो उसका थोड़ा-सा भी अगर कोई हड्डी या किसी भी तरह का कोई उसको एविडेंस मिलता है, तो वहाँ से डीएनए को निकाल कर ये पता लगा लिया जाता है कि ये व्यक्ति ये था और या उस क्राइम स्थल पर ये व्यक्ति मौजूद था, तो डीएनए के द्वारा उसको पता लगा लिया जाता है। तो कई तरह के अपराधों को सुलझाने में भी इसका उपयोग है। दूसरा इसका उपयोग है, देखिए पितृत्व यानी पैटर्निटी जो विवाद होते हैं, उनको सुलझाने में इसका उपयोग होता है। जैसे कई बार ऐसे विवाद आते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा पिता है या पिता कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो इस तरह के जो मामले आते हैं उनको भी डीएनए टेस्ट या फिंगरप्रिंटिंग द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसके लिए दोनों का डीएनए लिया जाएगा और दोनों की पट्टियाँ बनाई जाएगी और ज़्यादातर अगर पट्टियाँ मैच करती है तो वो उससे डीएनए फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान पता लगा लेंगे। हालांकि ये देखिए एक व्यक्ति के अंदर जब उसका एक व्यक्ति का अगर कोई बेटा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% उसकी पट्टियाँ समान मिलेगी, लेकिन उसका मध्यवर्ती यानी ज़्यादातर पट्टियाँ उसकी समान देखने को मिल जाती है। व्यक्ति की पहचान का पता लगाने में भी ये उपयोगी है कि यानी कौन व्यक्ति था, तो या इसे इस व्यक्ति का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो इसका भी पता हम डीएनए फिंगरप्रिंट से लगा सकते हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन करना हो तो भी ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति की पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। किसी व्यक्ति की अगर पहचान करनी है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। मानव इतिहास की जानकारी करनी हो, मानव के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट महत्वपूर्ण एक टेक्निक है। तो इस तरह से अपन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग विज्ञान के अंतर्गत कर लेते हैं। अब हमने कुछ स्पेशल नोट भी लिखे हैं। देखिए नोट पीसीआर क्या होती है, देखिए इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक पीसीआर एक मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं, यदि हमें को छोटा सा डीएनए का खंड भी मिल जाता है, सैंपल मिल जाता है, तो कुछ ही समय में उसकी अपन कई कॉपियां तैयार कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से डीएनए के एक छोटे से सैंपल से कुछ ही घंटों में करोड़ों कॉपियां बनाई जा सकती है। इसका विकास एक वैज्ञानिक हुआ था, केरी मुलिस, उसने किया था। तो पीसीआर एक टेक्निक है, एक मशीन है, उसके द्वारा हम डीएनए के एक छोटे से सैंपल से उसकी हजारों करोड़ों कॉपियां तैयार कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। देखिए भारत की बात करते हैं कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास कैसे हुआ। तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रारंभ 1988 में हुआ था। भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय हैदराबाद स्थित कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला के डॉक्टर लाल सिंह थे। डॉक्टर लाल सिंह को जाता है। देखो, तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर लाल सिंह को दिया जाता है। डॉक्टर लाल सिंह को भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी प्रोब बनाए थे। इन्होंने एक धारीदार क्रेत सांप, एक सांप की एक प्रजाति है क्रेत जिसमें धारियां बनी होती है, उस सांप से क्या किया, उन्होंने रासायनिक प्रोब तैयार कर लिए और उन्होंने इस प्रोब को कहा था बीकेएमएस। इन्होंने जो प्रोब बनाए थे वो प्रोब क्या थे? बीकेएमएस यानी बैंडेड क्रेत माइनर सैटेलाइट। ये इनके प्रोब तैयार कर लिए थे। तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंट लाने वाले वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर लाल सिंह थे। तो इस तरह से आज हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टॉपिक को पूरा किया है और इसके साथ ही हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर वो पूरा होता है और इसके लास्ट वीडियो में हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। थैंक यू।